स्टूडेंट, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सेम एज इट इज़ यहाँ पे है व्हाट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो जैसे हमने आगे देखा था कि प्योर सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ता है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाने के लिए। तो जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एज इट इज़ हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, सपोज वाटर, तो वाटर का आप सब जानते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री मीन्स 273.15 केल्विन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन, पर वो प्योर सॉल्वेंट मीन्स प्योर वाटर का है। अब मुझे फाइंड करना है सॉल्यूशन का, तो उसमें मैं सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा मेरे पास, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज होगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हम इंक्रीज करते थे, एज इट इज़ उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा, इसीलिए कहते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और वो भी जैसे हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलालिटी के रिलेटेड था, मीन्स उसके प्रोपोर्शनल में था, एज इट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलालिटी के प्रोपोर्शनल में ही है। मीन्स आगे का क्वेश्चन आपने केयरफुली जो स्टडी किया होगा तो ये क्वेश्चन इजीली आप ओनली 5 मिनट में ही लर्न कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिपेंड द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। कि जैसे यहाँ पे आप देखते हो कोई भी सब्सटेंस है तो उसके लिए उसका जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड रहेगा, तो लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन अ सॉलिड फेज। At any temperature the vapor pressure of solution is lower than that the pure solvent। मैंने क्या बताया कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट से लोअर ही होगा। जैसे आप देखते हो कि द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट इज नो एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो हायर है, या तो कोई भी सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और उसके रिलेटेड नेक्स्ट उसमें सेम क्वेश्चन या तो कंटिन्यू क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि व्हाट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मैंने आगे भी आपके बाद वहाँ पे बात की थी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में कि सपोज मैंने 1 kg कोई प्योर सॉल्वेंट वाटर लिया है, उसमें मैं 60 ग्राम यूरिया है, 98 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड है, 180 ग्राम ग्लूकोज है, 342 ग्राम शुगर है, ऐड करता हूँ, तो सभी सॉल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होगा वो इक्वल ही होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे मुझे क्वेश्चन करोगे कि सभी का हमने डिफरेंस प्रोपोर्शनल ऐड किया है, सभी का मास हमने डिफरेंस प्रोपोर्शनल में लिया था, सॉल्वेंट हमने 1 kg लिया था, पर सॉल्यूट तो सभी हमने डिफरेंस प्रोपोर्शनल में लिया है, फिर भी क्यों उसका डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे उसका रीज़न ये है कि मैंने जो सॉल्यूशन है वो ओनली 1 मोलर ही क्रिएट किया है। कि 60 ग्राम यूरिया है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 180 ग्राम ग्लूकोज है, 342 ग्राम शुगर है, तो वो सभी 1 मोल ऐड किया है और किस में 1 kg सॉल्वेंट में, मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन ही सभी है, तो सभी के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल ही होगा। तो उसके रिलेटेड ये हम थियरी की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोलर मास। 1 ग्राम मोलर मास मीन्स 1 मोल, ठीक है,
ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड मीन्स कोई सॉलिड सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं किसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट देन इज कॉल्ड 1 मोलल या तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। कि जैसे यहाँ पे देखते हो आप डेफिनेशन के हिसाब से 1 मोल मैंने क्या किया है 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हुई मोलालिटी हुई। तो मोलल कॉन्सेंट्रेशन है और डिक्रीज होता है इसलिए उसे कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट सपोज मान लो यहाँ पे कोई प्योर सॉल्वेंट के लिए जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम लेते TF0 फ्रीजिंग पॉइंट के लिए F लिखते टेम्परेचर है वो T और इनिशियली सॉल्वेंट के लिए है इसलिए 0। तो देखो लेट्स TF0 बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं TF मीन्स जो डिक्रीज होकर उसके बाद जो मिलेगा वो। तो यहाँ पे आप देखते हो कि द डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो कितना डिक्रीज हुआ तो डिफरेंस फाइंड करना है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। वहाँ पे हमने लिया था डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0 क्योंकि वहाँ पे आप देखते थे तो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बॉइलिंग पॉइंट था और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है और ये फ्रीजिंग पॉइंट है जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का कम होगा। इसीलिए क्या किया मैंने तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसमें से सॉल्यूशन का माइनस किया और इसीलिए जो माइनस डिक्रीज हुआ दोनों का डिफरेंस तो उसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्योंकि ये लो है वो राउल्ट्स लो को अबोव करते हैं इसलिए ऐसे हम कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी M ऑफ अ सॉल्यूशन। कि जो यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है मीन्स जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसके लिए डायरेक्टली किसके तो उसकी मोलालिटी। मैंने पहले भी बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होगा वो किस पे डिपेंड है आप जो सॉलिड फेज में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना उसमें ऐड करते हो मीन्स उसका प्रोपोर्शनल कितना है। तो प्रोपोर्शनल हम उसकी मोलल कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखेंगे इसलिए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो उसके हिसाब से हम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m मीन्स मोलालिटी स्मॉल m मीन्स मोलालिटी या तो मोलल कॉन्सेंट्रेशन। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कांस्टेंट हम लेंगे यहाँ पे KF। सो इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M वेर KF इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जैसे वहाँ पे K भी था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एज इट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि द यूनिट ऑफ KF इज केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। जैसे हमने आगे भी देखा था KB का जो यूनिट था वही KF का ही रहेगा क्योंकि दोनों में टेम्परेचर है एज इट इज़ केल्विन रहेगा। उसके अलावा जो किलोग्राम क्योंकि मोलल कॉन्सेंट्रेशन है और पर मोल मीन्स मोल के प्रोपोर्शनल में हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट इसलिए। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि जैसे टेम्परेचर वर्सेस मैंने वेपर प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ किया है तो जैसे आप देखते हो डेल्टा TF0 है जो प्योर सॉल्वेंट का लिए है कि डेल्टा TF0 है वो क्या है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब उसमें मैंने सॉलिड ऐड किया तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का आप देखते हो कि जो यहाँ पे आप देखते हो फ्रीजिंग पॉइंट वो डिक्रीज हो रहा है इसीलिए हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के डिक्रीज हो रहा है और दोनों का जो डिफरेंस है उसने मैंने डेल्टा TF से लिया है। दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा TF से लिया है इसलिए टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर आपको इक्वली रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स उसका मीनिंग ये हुआ कि जो मुझे फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए सॉल्यूशन का तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पे मोलल कॉन्सेंट्रेशन है मीन्स मोलालिटी तो आप सब जानते ही हो आगे भी हमने स्टडी की थी फिर भी एक बार बता देते हैं यहाँ पे कि W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास। W2 है वो सॉल्यूट का मोलर मास है जिसे आप देखते हो कि मोलर मास W2 वो सॉल्यूट का मास है
और उसके अलावा मोलर मास एज M2 जैसे हमने आगे देखा था एज इट इज़ प्रेजेंट्स इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स W1 ग्राम जितना सॉल्वेंट में आप W2 ग्राम जितना सॉल्यूट ऐड करोगे, जो सॉल्यूट का मोलर मास है M2, तो उसके हिसाब से मोलालिटी का फॉर्मूला होगा स्मॉल m इज इक्वल टू W2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। ठीक है, 100 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि W1 जो यहाँ पे है वो हम ग्राम में लेते हैं, इसीलिए 1000 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमने W1 का जो वेट है वो ग्राम में लिया है। तो ये जो मोलालिटी की जो मीन्स इक्वेशन नंबर सेकंड है जो मोलालिटी का, तो उसे हम इक्वेशन 1 में लिखते हैं। तो देखो द पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में लिखोगे तो क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। तो ये फॉर्मूला से आप डेल्टा TF मीन्स डिफरेंस फाइंड कर सकते हो कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा कोई भी सॉल्यूशन का। सपोज आपको ऐसा पूछा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करो, तो आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने एलिवेशन कांस्टेंट में बताया था कि सॉल्यूशन का जो 373.15 है उसमें ऐड करना है, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीज करते थे, यहाँ पे डिक्रीज करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट में से माइनस करना है। किसके फ्रीजिंग पॉइंट में से, सॉल्वेंट। सपोज मान लो आपका सॉल्वेंट है वाटर, तो उसका आप फ्रीजिंग पॉइंट जानते हो सब 273.15 केल्विन है, और उसके बाद जितना डिफरेंस आया, जितना डिक्रीज हुआ माइनस कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो ऐसा आप सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा सपोज आपको कोई अननोन सब्सटेंस दिया है, कई बार आपको डिफरेंस दे देते हैं या तो ऐसे भी बताते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर, प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, तो वो दोनों का डिफरेंस लेकर आप डेल्टा TF फाइंड कर लेते हो। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दोनों में से एक दिया है आपको। उसके अलावा सब्सटेंस के वेट दिया है, सॉल्वेंट का भी वेट दिया है, पर सॉल्वेंट जो आपका सब्सटेंस है कंपोनेंट या तो सॉल्यूट, उसका मास दिया, मोलर मास नहीं दिया है क्योंकि अननोन सब्सटेंस है। अननोन सब्सटेंस इसलिए आपको उसका मोलर मास पता होगा नहीं, तो तब आप उसका मोलर मास भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि M2 को सब्जेक्ट बना के, M2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा KF इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू W1। और जैसे हमने आगे भी बताया था उस तरह 1 है वो सॉल्वेंट के लिए लेना है और 2 है वो सॉल्यूट के लिए लेना है। जैसे यहाँ पे आप देखते हो तो W1 इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, W1 इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट, M1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर से याद रखना है, सॉल्वेंट के लिए आपको लेना है 1 मीन्स N1 इज इक्वल टू W1 बाई M1, और सॉल्यूट के लिए लेना है 2, तो N2 के हिसाब से हम लिखते हैं W2 अपॉन M2। तो जो मास और मोलर मास है वो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के ऐसे लिखना है आपको। तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो कि जो डिफरेंस है वो भी फाइंड कर सकते हो, या तो अननोन कोई सब्सटेंस दिया है तो उसका मोलर मास भी फाइंड कर सकते हो। जैसे ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, एज इट इज सेम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है कि मोलल एलिवेशन और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट में कोई लॉन्ग डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता था, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दूसरी चीज़ कि कोई भी प्योर सॉल्वेंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हायर होता है, और एज इट इज़ आप देखते हो कि कोई भी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो उससे लोअर होता है, मीन्स डिक्रीज होता है। तो सिर्फ इतना डिफरेंस ही है, इसलिए आगे की जो थियरी आपने केयरफुली स्टडी की होगी तो ये थियरी आप इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑस्मोसिस, गिव एग्जांपल। व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड गिव्स एग्जांपल। तो ऑस्मोसिस वेरी इजी चीज़ है कि जैसे आप देखते हो कोई दो डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लेते हो, या तो एक सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट लेते हो,
या दोनों डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन लेते हो। ये दोनों सॉल्यूशन को हम एसपीएम मीन्स सेमी परमेबल से डिफरेंस करते हैं कि दोनों के बीच ये एसपीएम रख देते हैं। तो तब क्या होगा कि जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन की है उसकी साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड जो आपका सॉल्वेंट है मीन्स जो वाटर है उसका ही फ्लो होगा। जो एसपीएम है वो ओनली क्या करता है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स उनमें से पास नहीं होते। हम सोचते हैं कि जब पास होना है तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए कि जिसलिए दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो। पर यहाँ पे क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से ओनली सॉल्वेंट। सपोज मान लो मैंने 2 सॉल्ट वाटर लिए और उसको मैंने एसपीएम से डिफरेंस किया है, दोनों के बीच मैंने एसपीएम रख दिया है। तो जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन उनमें से धीरे धीरे वाटर का कौन सी साइड जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड से वाटर धीरे धीरे हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड जाएगा। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्ट वाटर है उनमें से वाटर का प्रोपोर्शनल डिक्रीज होगा, मीन्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। और जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला है उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये फ्लो अपनी आप होता है, उसके लिए मुझे कोई प्रेशर, टेम्परेचर या किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे ये दोनों, पर उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए। तो ऐसे 2 डिफरेंट सॉल्यूशन लेते हो कि जैसे आप दोनों को एसपीएम से अलग करते हो। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड ओनली सॉल्वेंट का फ्लो होता है, वो भी अपने आप। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ये कंटिन्यू इस तरह फ्लो रहेगा, कब तक, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा मीन्स दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तब ये फ्लो स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप कहीं उसके एग्जाम्पल देख सकते हो, आप डेली लाइफ में भी कहीं उसके एग्जाम्पल्स देखते हो। जैसे आप रो मैंगोस लेते हो और उसको आप क्या करते हो, कोई सॉल्ट वाले वाटर में ऐड करते हो, सॉल्ट वाले वाटर में ऐड करते हो तो जो रो मैंगो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में जो सॉल्ट वाला वाटर है उसकी कंपैरिजन ज़्यादा है, मीन्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्ट वाटर की। तो रो वाटर में से धीरे धीरे जो सॉल्वेंट मीन्स वाटर जैसा पार्ट्स या तो वाटर मोलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होगा, आउटसाइड आएगा। इसलिए जो आपकी जो मैंगोस है वो धीरे धीरे उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज इट इज़ आप कोई फूल लेते हो और उसमें उसको वाटर में रखते हो, तो जो फूल है सूखे हुए फूल उसको वाटर में रखोगे तो जो फूल है वो सूख गए, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस है और वाटर की साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे फ्लो कौन सी साइड जाएगा कि उसमें वाटर ऐड होता जाएगा, क्योंकि जो फ्लावर्स है आपके उसमें क्या है कि जो वाटर का प्रोपोर्शनल है वो डिक्रीज हो गया है, इसलिए वो साइड वाटर का फ्लो होगा तो उसकी साइड धीरे धीरे अपने आप फ्लो होगा। इसलिए थोड़ी टाइम में आप देखोगे तो फ्लावर कैसे हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। तो ऐसे ये जो अब देखते हो कि ये फ्लो और वो फ्लो ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं। तो ये जो फ्लो अपनी आप होता है उसके लिए मैंने पहले भी बताया कोई टेम्परेचर या प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं कि जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्लेन इट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो जैसे हमने आगे देखा कि 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को हम एसपीएम से, कि दोनों डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एसपीएम से अलग करते हैं, तब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड सॉल्वेंट का फ्लो अपने आप होता है। पर सपोज मान लो मैंने ऐसे ये फ्लो कंटिन्यू रहता है, उसके लिए मैंने बताया कि मुझे कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर मुझे ये फ्लो स्टॉप करना है, कि जो फ्लो है वो स्टॉप करना है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आप फिगर में देखते हो कि मैंने दोनों साइड लिया, वन साइड मैंने लिया है सॉल्वेंट ही लिया है ओनली, और वन साइड मैंने लिया है सॉल्यूशन। ठीक है, कि वन साइड जैसे सॉल्वेंट है और वन साइड है सॉल्यूशन।
तो आप देखते हो कि सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स जो एसपीएम से सॉल्यूशन की साइड जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन लोअर है और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हायर है। पर मुझे ये फ्लो स्टॉप कर देना है, यहाँ पे ये फ्लो पास करना नहीं है। तो उसके लिए जो मुझे प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है, या तो दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन भी ले सकते हो, तो दोनों पे P एटमॉस्फेयर लिखा है। P एटमॉस्फेयर मीन्स दोनों पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो जो होगा वो रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम कुछ नहीं कर सकते। पर उसके अलावा आप देखते हो कि जो सॉल्यूशन की साइड है मैंने प्लस पाई करके लिखा है, तो प्लस पाई ये है कि जो मैंने उसको एक्स्ट्रा प्रेशर दिया। ये प्रेशर इसीलिए दिया कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की साइड आ रहे थे, जो फ्लो अपनी आप आ रहा था, वो फ्लो स्टॉप करने के लिए मैंने उसको जो एक्स्ट्रा प्रेशर दिया। तो ये जो प्रेशर देने की मीन्स फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट थी, तो उसे हम क्या कहते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, कि उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जैसे आप देखो कि द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए एसपीएम कैन बी स्टॉप ऑफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। कि जैसे आप देखते हो कि सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन की साइड क्या होता है, फ्लो होता है। कि एसपीएम को क्रॉस करके क्या होता है, फ्लो होता है। वो फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कहते हैं। इन शॉर्टली द प्रेशर विच स्टॉप द फ्लो, कि जो प्रेशर फ्लो को स्टॉप करता है, देन इज नो एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। द फ्लो of solvent from dilute solution to the concentration solution। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं लेने चाहते, तो एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन भी ले सकते हो। तो ऑलवेज जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनमें से ओनली सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स है वो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड जाते हैं, कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो वो अपने आप एसपीएम में से पास हो सकते हैं। तो तब वो फ्लो स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जो आप फिगर में भी देख सकते हो, डायग्राम में भी देख सकते हो कि जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिया है, या तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन भी ले सकते हो। तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो अपने आप पास होगा, पर वो फ्लो स्टॉप करने के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। देन इज कॉल्ड, जो जितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप देखते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ सॉल्यूट मोलिक्यूल्स, कि वो सॉल्यूट मोलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड हो गए। जैसे देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, कि उसकी जो मोलारिटी है उस पे प्रोपोर्शनल में होगा। तो मोलारिटी है वो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में होगा, तो जिसको मैं C से शो करता हूँ, तो और सॉल्यूशन के जो टेम्परेचर होगा उसके प्रोपोर्शनल में होगा। मीन्स osmotic pressure is directly proportional to the molar concentration and temperature of solution, ऐसा हुआ। सो फॉर्मूला ऐसा होगा कि osmotic pressure पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो C से शो किया एंड टेम्परेचर T। प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैं यूनिट कोई भी कांस्टेंट का यूज करता हूँ, तो कांस्टेंट मैंने ले लिया R। सो पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला हुआ CRT, पाई इज इक्वल टू हुआ CRT। C वेर इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, CR इज इक्वल टू क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी का फॉर्मूला हमने आगे भी देखा था कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को हम 2 से डिवाइड करते हैं मीन्स N2, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का V लेते हैं तो उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा होगा हमारा कि पाई इज इक्वल टू N2 RT बाय V, N2 RT बाय V।
बट आप सब जानते हो कि N2 मीन्स किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए। तो N2 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाय मोलर मास। तो N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट और M2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसीलिए ये वैल्यू आप N2 की जो आगे के इक्वेशन में लिखोगे तो आपका फाइनली इक्वेशन ऐसा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू WRT बाय MV, WRT बाय MV। तो यहाँ पे आप देखते हो पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर है, W2 मीन्स है मास ऑफ सॉल्यूट, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, M2 is equal to molar mass of solute and V is equal to volume of solution। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हो, कि कोई भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा उसका मेन इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो है कि जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स कहीं सब्सटेंस देखते हो तो बायोमोलिक्यूल्स जो कंपाउंड है उसका मोलर मास वेरी हाई होता है। तो वो बायोमोलिक्यूल्स जो कंपोनेंट्स है उसका मोलर मास फाइंड करने के लिए कि जब आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जानते हो तो आप M2 को सब्जेक्ट बना के भी क्या कर सकते हो, कंपोनेंट जो है आपका उसका मोलर मास भी फाइंड कर सकते हो। तो तब उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि M2 इज इक्वल टू WRT बाई पाई वी, WRT बाई पाई वी का फॉर्मूला यूज़ करके भी आप ये फाइंड कर सकते